हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही डिमांडेड टॉपिक था आप सभी की ओर से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसके नाम से आप देखेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस किस तरीके से आज के समय निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये चैप्टर ये कहना चाहता है कि जैसे ही टाइम बीत रहा है, ठीक है, तो सारे बिजनेस का जो वर्किंग स्टाइल है ना, वो क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही टाइम चेंज होते जा रहा है, वैसे बिजनेस के वर्किंग स्टाइल में भी क्या आते जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आज के जो बिजनेस है वो पहले की टाइप के बिजनेस के जैसा नहीं काम करती। आज की जो बिजनेस है वो क्या है, किस कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। तो इसी चीज पे ये चैप्टर जो है पूरा डिपेंड है। तो आज के समय में जो भी बिजनेस है ना बच्चों, हर बिजनेस क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इन द सेंस आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो आज का जो बिजनेस जो है, जो कि हर बिजनेस क्या कर रहा है आज के समय में, इंटरनेट की हेल्प के थ्रू अपना बिजनेस चला रहा है। और जो बिजनेस इंटरनेट के थ्रू नहीं काम कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस चाह रहे हैं कि वो भी फ्यूचर में जब भी काम करे तो वो इंटरनेट की हेल्प से अपना बिजनेस को करे। क्योंकि जब आप इंटरनेट में लेके जाते हैं अपने बिजनेस को, तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। ठीक है, अब ये फायदे क्या होते हैं ये हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है, इंटरनेट के। तो इसमें ब्रॉड ब्रॉड आपको ये याद रखना है कि इसमें हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में: ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बीपीओ, केपीओ। ठीक है, ई बिजनेस के अंदर कभी आपको फायदे बताएंगे, पार्टीज बताएंगे। ठीक है, ई बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज है, ई बिजनेस में क्या रिस्क होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग को क्या करनी है, इस चैप्टर में बेसिकली करनी है। ठीक है, अब ये ई बिजनेस क्या होता है, तो देखो, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। आप जब अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस। तो ई बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू अपना काम करते हैं, अपने इंटरनेट के थ्रू क्या कहते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, ये सारे ऐसे कुछ बिजनेस है। जैसे OLX हो गया, ठीक है, जैसे ब्लॉग्स हो गए। तो बच्चों ये सारी जितनी भी चीज आ रही है, कहीं ये सारे ऐसे बिजनेस है जो कहीं ना कहीं इंटरनेट की हेल्प से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे टाइप के बिजनेस को कहा जाता है ई बिजनेस। ठीक है, तो आज के समय मैंने अभी आपको बताया, जैसे बिजनेस जैसे टाइम बीतते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है टाइम, तो वैसे हर बिजनेस का जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। हर बिजनेस चाह रहा है कि वो इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस करे। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ई बिजनेस बता दिया। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है, बीपीओ क्या है, केपीओ क्या है, वो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप जैसे ही मेरे साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, अपने आप आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो बस आप अभी बस मेरी बात सुना। अभी आपने ई बिजनेस का मतलब समझ लिया। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ये स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, देखो, पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब ई बिजनेस में ऐसे कौन कौन सी आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी पार्टीज जो है वो काम करती है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हम लोग को ये जानना है। तो इसको जानने से पहले आपको एक गुरु मंत्र याद रखना है कि जब भी मैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बच्चों बी का मतलब होता है बिजनेस, सी का मतलब होता है कंज्यूमर्स, या फिर आप कह सकते हैं कस्टमर्स। ठीक है, तो ये जो स्कोप ऑफ ई बिजनेस है ना, यहाँ पे बच्चों 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है, 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब वो 4 पार्टीज क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ई बिजनेस में 4। ठीक है, तो सबसे पहली पार्टी का नाम है B2B। देखो, बी का मतलब होता है बिजनेस, टू का मतलब सिंपल टू बिजनेस। ठीक है, बी फॉर बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस, इसे हम कहते हैं B2B बिजनेस करना। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का बिजनेस है जहां पे हम क्या करते हैं, मतलब जहां पे क्या करते हैं, सारे बिजनेस आपस में इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी या फिर काम करते हैं। ठीक है, उससे हम B2B बिजनेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जैसे अमेजन हो गया, ये क्या एक बिजनेस है, आपको पता है। एप्पल कंपनी, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है, तो ये भी क्या एक बिजनेस है।
महिंद्रा कंपनी जो कार ऑटोमोबाइल्स पे काम करती है और भी सारी चीजों में काम करती है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अब देखना, अगर मैं आपको बी टू बी बिजनेस का कंसेप्ट समझाऊं तो देखो, एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी बी टू बी के इससे वो अमेजन की हेल्प लेती है अपना सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो आज आप देखना कि अमेजन की वेबसाइट में अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट सर्च करोगे तो एप्पल के प्रोडक्ट ही वहां पे आएंगे, तो आप अमेजन के थ्रू एप्पल का प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट की हेल्प से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एप्पल भी बिजनेस है, अमेजन भी बिजनेस है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही मान लो कि महिंद्रा जो कार बनाती है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो महिंद्रा को भी कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है अपने कार में लगाने के लिए। ठीक है, तभी तो आप वहां पे मॉनिटर देखते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैमरे के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है, तो महिंद्रा कहीं ना कहीं एप्पल या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की हेल्प लेती है। तो महिंद्रा भी क्या एक बिजनेस है, तो महिंद्रा भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी कंपनीज की भी हेल्प लेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बिजनेस है और महिंद्रा कंपनी भी एक बिजनेस है, तो ये दोनों ने क्या कर लिया, आपस में बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी कर ली। अब आप देखते होंगे जब आप अमेजन में आप महिंद्रा के आइटम सर्च करेंगे तो वहां पे आपको महिंद्रा के बहुत से दिखेंगे, कि महिंद्रा के की कवर, ठीक है, महिंद्रा के कार कवर, ये सारी चीजें क्या है, आपको अमेजन की जो वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल मिलेगी। तो महिंद्रा भी क्या करता है, बी टू बी के जरिए वो क्या करता है, अमेजन भी क्या करता है, मतलब सॉरी, महिंद्रा भी क्या करता है, वो अमेजन के थ्रू अपना सामान क्या करता है, अमेजन की वेबसाइट में बेचना चालू कर देता है। तो लोग वहां से क्या कर सकते हैं, महिंद्रा का सामान को ले सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं हर बिजनेस क्या है बच्चों, आपस में कनेक्टेड है। तो जब दो बिजनेस आपस में एक दूसरे की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से जब काम करते हैं, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, बी टू बी बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बिजनेस क्या करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से आपस में काम करते हैं, उसे हम बी टू बी बिजनेस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ, यहाँ पे बच्चों B2B में आपको ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 4 एक्टिविटी इन्वॉल्व है। कैसे, देखो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज मतलब यूज रिसोर्सेज ऑफ ईच अदर। देखो अमेजन भी क्या कर रहा है, एप्पल का रिसोर्स यूज करके वो अपनी वेबसाइट में डाल रहा है और जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, एप्पल का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बिजनेस क्या कर रहा है, एक दूसरे का रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। ठीक है, एप्पल भी अपना सामान बेचना चाहता है, तो वो अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, अमेजन का रिसोर्सेज यूज कर रहा है। ठीक है, तो पहले पॉइंट का मतलब ये है कोलैबोरेशन। देखो जब हर बिजनेस आपस में मिल बांट के काम करते हैं ना, तो हर बिजनेस क्या करता है, आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। थर्ड है कमर्शियल नेगोशिएशन, नेगोशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम हर बिजनेस क्या करता है, नेगोशिएट करता है एक दूसरे के साथ। नेगोशिएट करने का मतलब होता है डिस्कशन करता है, कि हम आपका, एप्पल बोलेगा अमेजन को कि हम अपना सामान आपकी वेबसाइट में बेचना है, अमेजन बोलेगा कि एप्पल वालों को कि हम आपका सामान अपनी वेबसाइट में बेचना चाहते हैं। ठीक है, वैसे महिंद्रा बोलेगा कि हम आपका जो प्रोडक्ट है वो हम अपनी कार में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक तरीके का नेगोशिएट होता है हर बिजनेस केस में। तो ये B2B बिजनेस में क्या करते हैं, हर बिजनेस एक दूसरे से डिस्कशन भी करते हैं। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर जैसे मान लो कि एप्पल को उन्होंने मैन्युफैक्चर ले लिया, ठीक है, तो एप्पल क्या कर रहा है, अमेजन को भी अपना सामान बेच रहा है, महिंद्रा कंपनी को भी अपना सामान बेच रहा है। तो एप्पल क्या एक तरीके का मैन्युफैक्चरर है जो बाकी लोगों को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपना सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या आता है, B2B बिजनेस में आता है। ठीक है, तो होपफुली आपने B2B का कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब बच्चों एक पार्टी तो हमने समझ लिया, अब दूसरी पार्टी जो है उसका नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर। बी फॉर बिजनेस, मैंने अभी आपको बताया था, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कंज्यूमर। तो बी फॉर बिजनेस, टू मतलब टू, सी मतलब कंज्यूमर्स या फिर आप कह सकते हैं कस्टमर्स। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में होती है या फिर कस्टमर, बिजनेस और कस्टमर के बीच में होती है, वो सारी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, B2C कॉमर्स कहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से जब एक बिजनेस यूनिट्स और कस्टमर्स काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, B2C कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको यही एग्जांपल में लूँ तो देखो अमेजन क्या करता है, अमेजन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों की क्या करता है, सामान अपनी वेबसाइट में
डाल देता है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं बच्चों, अमेजन में आते हैं, अमेजन में सर्च करते हैं, बहुत सारे आइटम मोबाइल चाहिए, या फिर कुछ भी सामान चाहिए तो वो अमेजन में सर्च करते हैं, और जैसे ही कस्टमर्स को अमेजन के थ्रू वो सामान मिल जाता है तो उन्हें चाहिए, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो सामान अमेजन से ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखना अमेजन क्या है, बिजनेस, और कस्टमर्स लोग, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस से अपना सामान ले रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस क्या कर रहा है बच्चों, लोगों को अपना सामान बेच रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस और कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, आपस में मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं B2C कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस और कंज्यूमर्स जब इंटरनेट की हेल्प से क्या करते हैं, एक दूसरे का काम, मतलब एक दूसरे ट्रांजेक्शन या फिर एक्टिविटी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, B2C कॉमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होती है एक्टिविटी, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या कहता है, अमेजन क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज, देखो मान लो कि अगर आपने एज अ कस्टमर अमेजन से एक सामान मंगाया, ठीक है, और वो सामान जैसे ही आपके घर में आया तो उस सामान में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करोगे, अमेजन को कांटेक्ट करोगे, तो अमेजन क्या करेगा, आपको आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को चेंज कर देगा, ठीक है, या फिर पैसा रिफंड कर देगा। तो वो क्या करेगा, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब जैसे सामान आप खरीद लेते हैं तो उसके बाद भी अमेजन क्या करेगा, आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा। प्रमोशंस एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, आप जैसे देखते होंगे कि दीपावली में, दीपावली हो गया और भी फेस्टिवल्स हो गया, तो अमेजन क्या करता है, हमें ऑफर देता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज में। अब जैसे मान लो कि कोई कंप्लेंट हो गई, ठीक है, ठीक है, अगर आप एज अ कस्टमर आप कुछ कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो ये क्या करती है, बिजनेस क्या करता है, उस कंप्लेंट को वो सुनता है, ठीक है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस और कंज्यूमर जब आपस में, या फिर ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में होती है इंटरनेट की हेल्प से, उसे हम B2C कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपने चार में से दो चीज समझ ली, B2B कॉमर्स और B2C कॉमर्स। अब थर्ड है हमारे पास C2C कॉमर्स। देखो C फॉर कस्टमर्स, टू मतलब टू, और C मतलब कस्टमर्स, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कस्टमर्स और कस्टमर के बीच में होती है इंटरनेट की हेल्प से, उसे हम C2C कॉमर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा, ट्रांजेक्शंस बिटवीन कस्टमर्स टू कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जो कस्टमर और कस्टमर के बीच में हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे हम C2C कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसको, इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने OLX का नाम सुना होगा, ठीक है। OLX ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, कस्टमर्स कस्टमर्स यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अपना सामान बेचते हैं, और मतलब ठीक है, कस्टमर्स अपना सामान बेचते हैं, और दूसरा जो कस्टमर जिसे कोई भी सामान चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, OLX में उस सामान को खरीद लेता है। मतलब सपोज करना कि इस पर्सन को एक टीवी क्या करना है, बेचना है, तो वो क्या कर देगा, OLX में डाल देगा। और मान लो कि दूसरा कोई कस्टमर है, वो टीवी खरीदने के लिए सोच रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, OLX में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको ये टीवी मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा, इस कस्टमर को कांटेक्ट करेगा, और ये कस्टमर अपना इस कस्टमर को अपना टीवी बेच देगा। तो यहाँ पे आप देखना कस्टमर टू कस्टमर क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सेलिंग यूज बुक्स कर लो, टीवी ले लो, और भी सारी चीजें हम क्या करते हैं, बेच सकते हैं। जैसे अभी OLX का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड आता है, जैसे और एक एग्जांपल मैं C2C का बताऊं, तो आपने कोरा ऐप के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ जानना होता है तो आप कोरा ऐप्स की हेल्प से आप उसे जान सकते हो। मतलब मान लो कि इस बंदे को एक डाउट है, तो ये कोरा ऐप में क्या करेगा, अपना डाउट को डाल देगा कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे कोई बताओ। अब मान लो कि ये बंदे को उसको इसके डाउट का आंसर पता है, तो ये क्या कर देगा, इस बंदे को इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन क्या कर देगा, इसका सॉल्यूशन बता देगा कि भाई ये जो तुम्हारा डाउट है इसका आंसर ये ही है,
ठीक है, तो वो क्या कर देगा, कोरा ऐप में उसको लिख देगा, और और जैसे ही लिखेगा तो इस कस्टमर को इसका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना कस्टमर टू कस्टमर क्या कर रहे हैं, ये आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक C2C का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, या फिर कुछ भी चीज का आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बंदे को कुछ चीज की इन्फॉर्मेशन लेनी थी जिसको इसको पता नहीं था, तो इसने कोरा ऐप में डाल दिया और इसने इसका रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों C2C। ठीक है, C2C। ओके, तो C2C कॉमर्स का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। अब बच्चों अगला जो है वो है इंट्रा बी कॉमर्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज ऑफ अ सेम फर्म ओनली थ्रू इंटरनेट। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी का, फर्म मतलब बिजनेस, एक बिजनेस के जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं इंटरनेट की हेल्प से, उसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी है, ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज ऑफ अ सेम फर्म, मतलब एक ही बिजनेस के जो लोग हैं इंटरनेट की हेल्प से जब काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब काम करते हैं, उसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। जैसे मान लो कि ये सेल्स पर्सन है और ये क्या है, ये इस बिजनेस का हेड है। तो मान लो कि एक सेल पर्सन ने क्या किया, कुछ एक्टिविटी किया, तो हेड ने बोला कि भाई मतलब सेल्स एक्टिविटी, मतलब जैसे मान लो कि सेल पर्सन है तो इसने क्या किया, बिजनेस का सामान को बेच दिया। ठीक है, और इसने 5,000 रुपीज कमाया। तो ये जो हेड वाला है ये सेल पर्सन को कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई तुम बताओ तुमने कितना सामान बेचा आज के दिन। तो सेल पर्सन बोलेगा 5,000 का सामान, 5,000 का सामान मैंने बेचा। तो हेड ऑफिस बोलेगा मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, मुझे उसका प्रूफ करके दो। तो आप क्या करोगे, अपना इंटरनेट चालू करोगे, अपना मोबाइल पकड़ोगे, व्हाट्सएप से आप क्या कर दोगे, उस बिल की फोटो खींच के क्या कर दोगे, अपने हेड ऑफिसर के व्हाट्सएप में भेज दोगे। तो व्हाट्सएप चलाने के लिए भी आपको इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग ने दो मतलब सेम बिजनेस के पीपल ने क्या किया, इंटरनेट के थ्रू काम कर लिया। तो इसे हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है इंट्रा बी कॉमर्स में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम फर्म, मैंने अभी बताया, सेम फर्म के जब दो इंडिविजुअल आपस में इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं उसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक सप्लायर है हमारा, ठीक है, तो ये हेड है। ठीक है, और इस हेड को अगर अपने सप्लायर को मैसेज पहुंचाना है तो ये क्या कर सकता है, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको क्या कर सकता है, मैसेज लिख सकता है कि भाई तुम्हें अगले दिन इतना इतना रॉ मटेरियल लाना है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने सप्लायर को इसे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप किसकी हेल्प से करोगे, इंटरनेट के थ्रू करोगे। ठीक है, अब कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो कि ये हेड है, ठीक है, इसने क्या किया, पूरे अपने बिजनेस में जितने भी इसके लोग हैं तो उसका क्या किया, इसने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी इस बिजनेस में पीपल काम कर रहे हैं तो वो सारे इस व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लो कि इस हेड को अगर बताना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है कि जैसे कि कल सभी पीपल के लिए हॉलीडे है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो क्या करेगा, व्हाट्सएप में लिख देगा उस मैसेज को और सेंड कर देगा। तो उससे क्या कर लेगा, सारी सारे जितने भी पीपल हैं बिजनेस में वो क्या कर लेंगे, इस मैसेज को रीड कर लेंगे। तो अब व्हाट्सएप चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की हेल्प से हमने क्या किया, अगर आपको अपने बिजनेस में सारे लोगों से भी बात करनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, उन्हें अपना मैसेज को भेज सकते हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल किससे, इंटरनेट के थ्रू, जिसको जो इंट्रा बी कॉमर्स का एक पार्ट है। अब है बच्चों रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो आपको पता है आज के समय में सब चीज ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, अब मान लो कि आप अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट में आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, सभी जितने भी कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके एप्लीकेशन को चेक करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उन्हें रखते हैं, और जो हमारे
काम को सूट नहीं कर रहा है कैंडिडेट, हम उसको निकाल देते हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दे देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कैसे, हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन कोर्स बना देंगे। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बना रहा हूँ और इस जो भी मैं बना के आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दे सकते हो वीडियोज के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज टू देयर मैनेजर, अगर मान लो कि कोई भी वर्कर है, अगर उसे अपने हेड या मैनेजर को इंफॉर्मेशन पहुंचाने, तो वो क्या कर सकता है, उसे मेल कर सकता है, उसे मैसेज कर सकता है। ठीक है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से, तो वो इंटरनेट की हेल्प से वो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपने आज समझ लिया होगा कि एक्चुअली में आपको बिजनेस के लिए इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आज आप देख सकते हैं कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में कि जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है, तो हर बिजनेस क्या चाह रहा है, उसकी वर्किंग स्टाइल चेंज हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे डिपेंड हो रहा है। तो ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब भी एक बिजनेस इंटरनेट पे डिपेंड होकर काम करता है, उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ई बिजनेस के कुछ स्कोप्स बताए और इसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो मैंने बताया। बी टू बी एक पार्टी, दूसरी पार्टी बी टू सी, तीसरी पार्टी सी टू सी और फोर्थ पार्टी जो है हमारी इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अपना बिजनेस जो चला रहे हैं ना, वो इंटरनेट की हेल्प से चला रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ने ई बिजनेस के 4 पार्टीज रख दिए हैं। ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया होगा। और ये जितनी भी सारी चीजें, ये अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये बाद में आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो बच्चों अगली लेक्चर्स में मैं आप सभी से मिलूंगा एक नए टॉपिक में। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ और मैं आपको 3 चीजें बता दूं। पहली चीज है, आपको बुक रीडिंग मस्ट करनी है, आपको करनी ही करनी है बुक रीडिंग अच्छे से। सेकंड चीज, आपको ये ध्यान रखनी है कि सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड चीज बच्चों, जो भी आपको वीडियोस देखनी हो कोई भी चैप्टर की, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे अगर इस चैप्टर का आपको सारे पार्ट्स वीडियोस देखने हैं, तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक था। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है जो कि सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है, मैं आपको बता दूं। देखो, ई बिजनेस आपने पहले ही पढ़ के रखा है, ऐसी बिजनेस जो अपना काम इंटरनेट के थ्रू करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कस्टमर ले लिया, ये मान लो अमेजन कंपनी है। ठीक है, अमेजन, ये क्या है, अमेजन है और ये आप कस्टमर्स हैं। मान लो कि आपने अमेजन से सामान मंगाया। ठीक है, तो अमेजन क्या करेगा, आपको वो सामान ला के देगा। ठीक है, तो सामान लाने के लिए बीच में ही बच्चों क्या होती है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ठीक है, प्लेन, आप प्लेन के थ्रू मंगा सकते हो, ट्रेन के थ्रू। अमेजन कंपनी आपको कस्टमर को अपना सामान, मतलब जो भी सामान कस्टमर ने अमेजन से बुक किया है, तो अमेजन क्या कर सकता है, उस सामान को बहुत सारी चीजों से भेज सकता है। ठीक है, ठीक है। और वैसे ही बच्चों बैंकिंग, बैंकिंग, अब बच्चों बैंकिंग की हेल्प से आपने क्या किया है, अमेजन कंपनी को पेमेंट किया उस प्रोडक्ट के बारे में। तो मतलब ये जो जैसी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बच्चों ये सारी ऐसी चीजें जो कॉमर्स, जिसे हम कॉमर्स कहते हैं। और जैसी इंटरनेट से आपने जब काम किया, कस्टमर ने जब अमेजन को, अमेजन में सामान अपना बुक किया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे आपने क्या किया, इंटरनेट के थ्रू अपना काम किया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस कहते हैं, जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में डीपली पढ़ चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये जो ई बिजनेस है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ई बिजनेस क्या है, बहुत बड़ी चीज है। तो ई बिजनेस के कारण ही ई कॉमर्स चलता है। मतलब अगर बच्चों, अगर कस्टमर अपना सामान अमेजन में बुक ही नहीं करेगा, ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन इसलिए चल रहा है, बैंकिंग भी इसलिए चल रहा है, क्योंकि ई बिजनेस है, इसके कारण ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ई बिजनेस चल रहा है, इसके कारण ई कॉमर्स चल रहा है। तो ई कॉमर्स का एक छोटा टर्म है जो ई बिजनेस के लिए हेल्प करता है, ई बिजनेस को हेल्प करता है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ई बिजनेस के अंदर आता है और ई बिजनेस को हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको 3 पॉइंट में बताऊं, तो ई कॉमर्स कम्स अंडर ई बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। मतलब
ई कॉमर्स क्या एक ब्रांच है ई बिजनेस की। ई कॉमर्स ओनली डील्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन, ई कॉमर्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। वो क्या करता है, अमेजन से आप तक को कस्टमर तक सामान पहुंचाएगा। जैसे कॉमर्स के अंदर बैंकिंग भी आती है, तो बैंकिंग बैंकिंग क्या करेगी, कस्टमर का जो कस्टमर को अमेजन को पेमेंट करनी है, तो वो क्या कस्टमर क्या करेगा, बैंकिंग की हेल्प से करेगा। ठीक है, तो यही चीज है बच्चों, ई कॉमर्स क्या है, ये बस आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को हेल्प करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट ई कॉमर्स है, तब जाके वो क्या कर रहा है, ई बिजनेस की हेल्प कर रहा है। तो बेसिक टर्म जो था मुझे आपको बताना था, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। तो एग्जाम से पूछ सकता है आपको, तो ये आप इजिली 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है कि बुक रीडिंग करनी है, और आपको सारी इस चैप्टर की वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट businessvidya.co.in में मिल जाएगी, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो एवरीवन, अब हम लोग ई बिजनेस के फायदे के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, कि ई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है या फिर बेनिफिट्स क्या है, ई बिजनेस के एक्चुअली में हमारे पास फायदे क्या है। तो आप सभी ने पिछली ही क्लास में पढ़ चुका है कि ई बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग ई बिजनेस के कुछ फायदे आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा जो हमारे पास है, अगर आप ई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये इजी टू फॉर्म है एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब जब भी आप ई बिजनेस को चालू करेंगे, ठीक है, तो उसको चालू करना बहुत ही सरल है, इजी है, और उसमें जो भी लागत, इन्वेस्टमेंट मतलब लागत लगती है, वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट का बिजनेस चालू करते हैं, तो जिससे आपको कॉस्ट क्या लगेगी, बहुत कम लगेगी, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्ट बहुत कम लगती है, चैनल बनाने के लिए कॉस्ट लगती ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आज के मॉडर्न समय में सारे बिजनेस क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और अपना बिजनेस इंटरनेट के थ्रू लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे कॉस्ट जो होती है कम होती है। ठीक है, और मैं एक बार आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के इससे भी कंपेयर करके बता दूं। पहले होता क्या था, जब आप इंटरनेट का यूज नहीं करते, तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो कॉस्ट होती है बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे कॉस्ट, देखो अगर मान लो कि आपके पास लैंड नहीं होगा, ठीक है, जमीन, तो पहले तो आपको जमीन खरीदना पड़ेगा। मान लो अगर आपके पास जमीन भी है, तो आपको पहले तो अपनी दुकान बनानी पड़ेगी, या फिर रेंट में लेना पड़ेगा। फिर जैसे आप रेंट में ले लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कूलर लगाना पड़ेगा, ठीक है, चेयर वेयर लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज का खर्चा। तो मतलब अल्टीमेटली अगर आप पुराने मेथड जैसा हम पहले बिजनेस किया करते थे, अगर आप उस तरीके से आप काम करते हो ना, जहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करते, जो जिसके कारण बच्चों कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए हमेशा हर बिज़नेस क्या चाह रहा है, आज के समय में इंटरनेट के थ्रू जाना चाह रहा है, क्योंकि उसमें उनका खर्चा जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और अगली लेक्चर्स में मैं आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल बिज़नेस का जो एक डिफरेंस बताऊँगा। ठीक है? ठीक है? जिसकी हेल्प से आप ये जान लोगे कि एक्चुअली में आज के तरीके, मॉडर्न तरीका ज़्यादा अच्छा है या ट्रेडिशनल तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो आप वो डिफरेंसेस समझ लोगे, जो कि मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है? तो अब सेकंड फ़ायदा जो है हमारा ई बिज़नेस का, कि बच्चों इसमें आपको कन्वीनियंस मिलती है, मतलब कन्वीनिएंट आप रहते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपको अगर शॉपिंग करना है, ठीक है? अगर आप बहुत ये वाला जो पॉइंट है, ये जितनी भी कन्याएँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा वाला है, क्योंकि एक्चुअली हो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी आप शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप घर बैठे-बैठे आप शॉपिंग कर लेते हैं ई बिज़नेस में। मतलब अगर मान लो कि आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, अमेज़न जैसी कम बिज़नेस में जाके, या फ्लिपकार्ट वाले ई-कॉमर्स बिज़नेस में जाके क्या कर सकते हो, घर बैठे-बैठे कुछ भी सामान खरीद सकते हो। तो भले ही अगर आप इंडिया में हो, तो आप अमेरिका से भी सामान मँगा सकते हो, जर्मनी से भी मँगा सकते हो, चाइना से भी सामान मँगा सकते हो। तो आप मतलब पूरी दुनिया का, अर्थ का जहाँ से भी आप सामान मँगाना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, वहाँ से अपना सामान मँगा सकते हो घर बैठे-बैठे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, कन्वीनिएंट या फिर कन्वीनियंस मिलता है, ठीक है, ई-बिज़नेस से। अब जो थर्ड पॉइंट है, वो है हमारे पास स्पीड। हाँ, देखो आप जब भी इंटरनेट के थ्रू कुछ भी सामान मंगाते हो ना, तो बच्चों उसमें क्या मिलता है, आपको स्पीड मिलती है। कैसे? देखो आप बस एक क्लिक करोगे, तो आप कुछ भी सामान को खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब और मान लो जैसे
OLX में आपको कुछ सामान बेचना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लिक करोगे तो आपका सामान बिक जाएगा, ठीक है। तो बाय एंड सेल क्या हो जाता है, ई बिजनेस में क्या हो जाता है बच्चों, बहुत फास्ट होता है। वैसे पेमेंट पेमेंट का भी कोई इश्यू नहीं रहता, वहां भी क्या रहता है बच्चों, बहुत फास्ट पेमेंट चले जाता है, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू। आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा फायदा है ई बिजनेस का। फोर्थ है बच्चों ग्लोबल रीच। ये हालांकि सेकेंड पॉइंट जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या होता है, नो जियोग्राफिकल लिमिट्स, मतलब ये पॉइंट नो जियोग्राफिकल लिमिट ये कह रहा है कि आप बच्चों दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ठीक है, आप मतलब मान लो इंडिया में यहाँ पे बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अमेरिका से सामान मंगा सकते हो, चाइना से सामान मंगा सकते हो, कहीं से भी, मतलब आप बस घर बैठे बैठे अर्थ की कोई भी बाउंड्री को ना देखते हुए, कोई भी बाउंड्री की लिमिट को पार करते हुए आप कोई भी कंट्री से सामान क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। तो यही चीज़ है। और बेसिकली होता क्या है, मतलब अब मान लो कि अगर आपको मोबाइल चाहिए, तो सबसे पहले आप इंडिया में देखोगे कि भाई मुझे तो ये वाला मोबाइल चाहिए, इंडिया में प्राइस क्या है। आप देखोगे कि भाई अगर मैं चाइना से ऐसे टाइप का मोबाइल मंगाता हूँ तो चाइना से हमें कितना फ़ायदे पे मिलेगा, अमेरिका में कितना मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पास बहुत सारी चॉइस आ जाती है कि हाँ भाई मैं यहाँ इंडिया में से भी ले सकता हूँ और कंट्री से भी सामान ले सकता हूँ। तो आपको क्या हो जाती है, आपकी चॉइसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उस चॉइसेस बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से आप सब देख सकते हो कि भाई मेरे प्राइस के अनुसार जितना मेरा बजट है, ठीक है, जितने साल के लिए मुझे चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सुटेबल प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, चुन सकते हो और खरीद सकते हो, ठीक है, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा फायदा है ई बिजनेस का, कि आपको ग्लोबल रीच मिल जाती है, जिससे आपको चॉइसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। फिर चॉइसेस के बाद आप अपने अनुसार अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सामान को खरीद सकते हो, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है ई बिजनेस का, जो कॉस्ट सेविंग। हाँ बच्चों, ये पूरा जो पॉइंट है ना, ये सेम एज पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से पूरा मिलता जुलता है, क्योंकि आपको वेबसाइट की कॉस्ट कम मिल जाती है, मिडल मैन, हाँ मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो आपको, आप देखना हमेशा आपको सस्ते में मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू सारा जो भी सामान आप मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है ई बिजनेस का फिफ्थ फायदा, जो कि है कॉस्ट सेविंग। आपको खर्च कम करना पड़ता है और आपकी सेविंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिक्स पॉइंट है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। जी हाँ बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपना ई बिजनेस होता है ना, वो बहुत इजी टू फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा अपने को पेपर, कागज के टुकड़े का जो भी मतलब काम होता है ना, पेपर वर्क, जो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट में कितना काम होता है, पहले ये करना वो करना, ठीक है, अलग अलग पेपर में साइन करना, भरना, उसे सबमिट करना, तो ये सारा झंझट जो होता है ना, ई बिजनेस में बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, पेपर पेपर मतलब समझ रहे हैं, पेपर में डिपेंडेंस जो होती है कम हो जाती है। अब पेपर में डिपेंडेंस कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ से हमारा पेपर भी बनता है, तो हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी क्यों? क्योंकि हमारी पेपर में डिपेंडेंसी, पेपर में हम डिपेंडेंट क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे, इसके लिए। दूसरी चीज़ है, अब देखो, आप अगर आप पिछले वाला मेथड अगर यूज़ करते हो, जैसे ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? जहाँ पे आप शॉप वॉप में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हर कोई अपना रिकॉर्ड बनाता रहता है कि हाँ भाई, पेपर में वो लिखता रहता है कि भाई मुझे ये आज इतना सामान बिका, इतना सामान मेरा सप्लायर ने आज लाया, ये सारी चीज़ें अमाउंट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, एक तरीके से महँगा पड़ जाता है, ठीक है? लेकिन आज के समय अगर आप ई-बिज़नेस करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, एक कंप्यूटर रहेगा, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जिसमें आप सारे डाटा वाटा फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अल्टीमेटली बहुत सस्ता पड़ जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। टाइम, हाँ, टाइम भी बच्चों कम लगता है। जब आप देखना, आप जब जब भी देखते होंगे ट्रेडिशनल मार्केट में जाना, पुराने ज़माने में जैसे बिज़नेस किया करते थे, वहाँ पे क्या हो जाता था, आपको सारी रिकॉर्ड, जैसे अगर मान लो कि आपका बिल बनता था, तो वो क्या करता था, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता है और फिर टोटल अमाउंट निकालता है। लेकिन जैसे ही आज के समय ई बिज़नेस में क्या हो जाता है, जैसे ही आप पेमेंट करते हो, तो आपको एक तरीके से आपका टाइम भी क्या हो जाता है, सेव हो जाता है और काम भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो ये है एक तरीके का फ़ायदा जो हमें ई बिज़नेस भी देता है। तो आज मैंने आपको ई बिज़नेस के कुछ 6 फ़ायदे बताए, एग्ज़ाम्स में आपको पूछ सकता है 6 फ़ायदों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा है ईज़ी टू फॉर्म है, दूसरा है कन्वीनिएंट है, तीसरा है स्पीड
से काम होता है, ग्लोबल रीच होता है, कॉस्ट आपकी बच जाती है, सेविंग हो जाती है, और हमें पेपर को बर्बाद नहीं करना पड़ता, जिसके कारण हम डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अगली लेक्चर्स में मैं आपको एक डिफरेंस बता दूंगा मॉडर्न बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। मतलब मॉडर्न बिजनेस मतलब जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मतलब बिजनेस मतलब जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज नहीं करते। तो इसके एक्चुअली में फायदे या नुकसान क्या है, तो वो हम अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं चलता हूँ, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। और 3 चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। सेकंड बात, आपको याद रखनी है कि सारी वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और हमारी साइट में आपको नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, और वेब ठीक है, businessvidya.co.in में, और वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का था। मैंने आज आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ई बिजनेस और ट्रेडिशनल ई बिजनेस, या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे मॉडर्न भी लिख लो, ई बिजनेस या फिर मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस के थ्रू आप ये भी पता लगा लोगे कि ई बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, या ई बिजनेस के क्या फ़ायदे या फिर नुकसान है, या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या फ़ायदे या फिर क्या नुकसान होंगे। ठीक है, आपको एग्जाम से ही पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ई बिजनेस या फिर मॉडर्न बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच का डिफरेंस लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन। देखो ई बिजनेस में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ई बिजनेस का जो फॉर्मेशन है बहुत इजी है। ई बिजनेस को सेटअप करना बच्चों बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस का जो फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले शॉप रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है, सामान मंगाने के लिए आपको बहुत सारी पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो ये सारा एक तो कॉस्टली तो होता ही है, साथ ही साथ डिफिकल्ट भी बहुत होता है। पर्सनल टच, बच्चों यहाँ पे ना हमें पर्सनल टच नहीं मिल पाता, यहाँ पे हमें पर्सनल टच मिलता है। मतलब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे आपको कुछ लेना है, ठीक है, मान लो कि आपको लैपटॉप लेने जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस में अमेजन में सिर्फ आप उससे सर्च करके उसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई पर्सनल टच नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, यहाँ पे खुद दुकानदार सामान बेचता रहता है, तो आप उसके साथ मिलते हैं, उससे बातें करते हैं। ठीक है, और फिर उससे थोड़ा पूछते हैं, उसकी एक पर्सनल राय लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमारे पास पर्सनल टच होता है। सेटिंग अप कॉस्ट, मतलब बच्चों यहाँ पे बिजनेस को सेट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट की बात कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, मतलब कितना खर्चा आएगा अपने बिजनेस को स्टेब्लिश या फिर स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों ई बिजनेस में बहुत कम आता है। ठीक है, क्यों कम आता है? क्योंकि आज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेबसाइट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वेबसाइट बनाने में खर्चा आता है, और वेबसाइट आज के समय में बच्चों बहुत सस्ती भी बन जाती है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में खर्चा बहुत आता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो लैंड लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से लैंड है, ज़मीन है, तो आपको बिजनेस उसमें मतलब स्टोर बनाना पड़ेगा। स्टोर भी अगर आप नहीं बना सकते तो आपको रेंट देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉस्टली हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बच्चों ई बिजनेस में बहुत कम होती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है। रिक्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, ई बिजनेस आज के समय में थोड़ा लॉस में जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस उतना लॉस में नहीं जाते एज कम्पेयर टू ई बिजनेस। आप डाटा देखेंगे तो आज देखेंगे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब किस टाइप के लोग की ज़रूरत है, ठीक है, वो हम, तो यहाँ पे ई बिजनेस में क्या होता है बच्चों, टेक्निकल और आईटी प्रोफेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ई बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रखना है, इंटरनेट को चलाना है। तो इंटरनेट को वही चला सकता है जिसे टेक्निकल और आईटी की नॉलेज हो। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल या फिर सिंपल स्किल लेबर भी ये काम कर सकता है। ठीक है, बेचना है सामान को, कैलकुलेट, बिल काटना, ये सारी चीज़ें एक सिंपल सेमी स्किल या स्किल पर्सन भी कर सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, देखो ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं अमेजन का एग्जांपल लूँ आप सभी के सामने, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अमेजन का ऐप खोल लिया है। अब यहाँ पे मुझे मान लो कि लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो मैंने डेल का सोचा, डेल का लैप ही मैं ले लेता हूँ। अब देखो
डेल के लैपी में जैसे ही मैं जाऊँगा, सो मैं मान लो सपोज़ ये 23,490 का है, ठीक है? अगर मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ़ लैपटॉप को देख पा रहा हूँ, ठीक है? इसकी फ़ोटोज़ से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप है, ये कैसा होगा, ठीक है? फिज़िकली मैं इसे इमेजिन बस कर पा रहा हूँ कि लैपटॉप ऐसा दिखेगा और ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? तो बच्चों यही है कि ई-बिज़नेस जब भी आप देखते हैं ना ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आपको बस फ़ोटोज़ दिखती है, वीडियोज़ दिखती है, जिसकी हेल्प से बस आप अंदाज़ा लगा के उस चीज़ को खरीदते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस लैपटॉप को फिज़िकली छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इस लैपटॉप को हम क्या कर पा रहे हैं, फिज़िकली छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बस हम इसकी फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो यही चीज़ है बच्चों, फिजिकल एग्जामिनेशन ई बिजनेस में नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप डेल की शॉप जाओगे तो आप इजिली, अगर आपको ये वाला लैपटॉप चाहिए तो आप इजिली उस लैपटॉप को पकड़ सकते हो, उसे पूरा खोल के देख सकते हो, चला के देख सकते हो। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? तो यही चीज़ है ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस। एग्जाम से आपको पूछ सकता है, इसके फायदे भी आपको पूछ सकता है ई बिजनेस के, इससे आप इसके ट्रेडिशनल बिजनेस के फायदे भी पूछ सकता है, या फिर इसके नुकसान या ई बिजनेस के भी नुकसान आप इसलिए बता सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसलिए अच्छे से इसे पढ़ के चले जाना, ठीक है? तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। 3 बातों का ध्यान रखिए, पहले बुक रीडिंग करिए, सेकंड चीज़ आपको सारी वीडियोस फ्री में प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वेबसाइट की भी लिंक जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी businessvidya.co.in में। चलिए, बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि आपकी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का जो चैप्टर था उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को ना एकदम प्रैक्टिकली देखिएगा, ठीक? अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन का प्रोसेस, या फिर हम प्रोसेस को हम फ्रेज़ेस भी कह सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के हमेशा-हमेशा सिर्फ़ 3 प्रोसेस ही होते हैं, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड पेमेंट मैकेनिज़्म। चलिए हम इस टॉपिक को हम अमेज़न की हेल्प से समझेंगे, ठीक है? हम अमेज़न और भी ई-कॉमर्स बिज़नेस है, फ्लिपकार्ट, ईबे, बट हम इसे अमेज़न की हेल्प से समझेंगे, ओके? देखिए गाइस, जब भी आप ई-कॉमर्स में बिज़नेस करते हैं या ई-बिज़नेस में जब आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप अगर आप अमेज़न में फर्स्ट टाइम अराइव होंगे, तो आपको ना हमेशा, जैसे आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं, आपको हमेशा एक पेज आ जाएगा, उसमें वो आपको कहेगा कि आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें वो आपका नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है? उसके बाद आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से अमेज़न का अकाउंट है, तो आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है? तो आप सबसे पहला पेज आपको साइन इन और साइन अप या फिर लॉगिन का आएगा, ठीक? उसके बाद आपको, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम अपने सारे अ, ऑर्डर्स को हम क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में स्टोर करते हैं। शॉपिंग कार्ट भी आप फ़ोटो में देख सकते हैं। मैंने ऊपर एरो बना दिया है, जो आपको टॉप राइट में आपको एक दिखेगा कार्ट इस तरीके का बना हुआ, जिसमें ऊपर 1 लिखा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने जितने भी चीज़ आपको खरीदनी है, आप उसमें वो चीज़ कार्ट में डालते रहते हो, ठीक है? आइटम्स यू पिक्ड रिकॉर्डेड इन कार्ट, ठीक है? तो उसमें बस आपका रिकॉर्ड होते जाता है, जो भी आप चीज़ को पिकअप करते हो। थर्ड आता है, जैसे ही आपने सारा ऑर्डर को मतलब सारी शॉपिंग कर ली, कार्ट से आप क्या करते हो, फिर पेमेंट मैकेनिज़्म में आते हो। पेमेंट मैकेनिज़्म में आपको, जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे पेमेंट देने के ऑप्शन आते हैं। मतलब जैसे जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, डेबिट बैंक का आएगा, नेट बैंकिंग का आएगा, वैसे ही आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, डिजिटल कैश कैश का भी ऑप्शन होता है। ठीक है? तो तो बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी में ये होता है कि आप जो भी आप शॉपिंग करते हो, ठीक है? तो जैसे ही डिलीवरी आपके घर में आती है, तब आप पेमेंट देते हो। ठीक है? वैसे चेक ट्रांसफ़र में जैसे ही कोई बंदा आता है, वो आपको प्रोडक्ट दे जाता है और उसके बदले में आप उसे चेक देते हो। नेट बैंकिंग में कुछ नहीं आ रहा, आप ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू ही करवा देते हो। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का प्लास्टिक कार्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल कैश में आपको
आप बैंक में एक तरीके का डिजिटल कैश डिपॉजिट करते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ईज़ी है ये प्रोसेस का टॉपिक। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन में कुछ नहीं होता है, हम 3 चीज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग ऑर्डर और फिर पेमेंट उसकी कर देते हैं। मतलब सबसे पहले हम आएँगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, फिर शॉपिंग करेंगे, उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे, सिंपल। ठीक है? तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से अगले टॉपिक में मिलूँगा, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई-बिज़नेस पे। चलिए बाय। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमारी वेबसाइट में चले जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में है, जिसमें आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएँगे। चलिए बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई-बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसमें हमें बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है, ईज़ी अबाउट ट्रांज़ैक्शन रिस्क एंड डाटा स्टोर रिस्क। ठीक है? तो इसे फटाफट कवर करते हैं। देखिए ट्रांज़ैक्शन रिस्क में हमें कौन-कौन सी रिस्क होती है ई-बिज़नेस में, वो हमें एक्चुअली जानना है और उसके फिर मेजर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो रिस्क है, वो है डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर। देखिए कभी-कभी क्या होता है, हम कोई भी सेलर के पास जाते हैं, ठीक है? जो सामान बेचता है और हम उसे ऑर्डर दे देते हैं कि हमें इतना-इतना सामान चाहिए। तो कभी-कभी ये हो जाता है कि सेलर आपसे कहेगा कि आपने तो हमें ऑर्डर ही नहीं दिया, ठीक है? तो आपके पास वो प्रोडक्ट कभी पहुँचता ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर। अब देखिए अगली रीक जो हमारे पास होती है वो डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। आप कभी-कभी देखते होंगे, आप ऑर्डर कुछ और करते हो, ठीक है? आपने मेबी शूज़ ऑर्डर किया है तो आपके पास गलती से शर्ट आ जाता है, ठीक है? कभी-कभी आपका ऑर्डर जो रहता है वो आपके पड़ोसी के यहाँ पहुँच जाता है, कोई और घर में बाय मिस्टेक पहुँच जाता है, गलत एड्रेस में डिलीवरी हो जाती है आपके प्रोडक्ट की, तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। अब हमारे पास थर्ड है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। देखिए जब इसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट में कभी-कभी जो सेलर और बायर के बीच में, ठीक है? एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, तो जो खरीदने वाला रहता है ना, कभी-कभी पेमेंट कर देता है, ठीक? और सेलर बोलता है कि भई तुमने तो अभी तक हमें पेमेंट किया ही नहीं, ठीक है? तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। तो गाइस अब हम मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि मेजर्स हमें क्या लेना चाहिए कि ये सारी गलती हो ना। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या होता है? देखिए क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में आपको क्या होगा, आपको इसमें ये पता लगाना रहता है कि जो आपका कार्ड है, ठीक है? आप जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो पी आप देखेंगे कि सामने आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है? वो नंबर आपका सही है कि नहीं, मतलब ये देखा जाता है कि कस्टमर का जो नंबर उसके कार्ड में जो नंबर लिखा है वो उस कस्टमर का है या कि नहीं है, ठीक है? तो वो चेक किया जाता है, ठीक है? तो कभी-कभी कुछ-कुछ बैंक जो रहती है नंबर के आधार पे आपका कभी-कभी वो गलत मान लेती है, जिसमें आपकी वो पेमेंट कुछ भी रोक सकती है। इसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। सेकंड है हमारे पास क्रेडिट कार्ड ऑथराइज़ेशन, ठीक है? इसमें हम ये चेक करते हैं कि एक कस्टमर का जो कार्ड है, तो उस कार्ड जिस जिस कार्ड से उसका बैंक जुड़ा है, तो उसके बैंक में पैसा है कि भी नहीं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में हम यही चीज़ को चेक करते हैं। ठीक, अब हमारे पास है थर्ड सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट का आप नाम से समझ रहे होंगे, सेटलमेंट मतलब उसकी पेमेंट को कर देना, ठीक है? मतलब जैसे ही इसमें होता क्या है कि एक बै जो भी बैंक जिससे भी बायर का मतलब सपोज़ करना बायर ने कोई भी इमरजेंसी कुछ सामान ले लिया, ठीक है? तो हमेशा आपका बैंक जो है, बैंक डिटेल वो आपकी हमेशा कार्ड से जुड़ी होनी चाहिए या नेट बैंकिंग जिसमें भी कर रहे हो, उसमें कनेक्ट होना चाहिए। अब जैसे ही आपने शॉपिंग कर लिया, ठीक है? तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए जिस जिस पल आपने उससे शॉपिंग कर लिया, मतलब मान लो कि सपोज़ आपने मोबाइल खरीद लिया, तो उसी समय आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा कट जाना चाहिए, तो इस चीज़ की भी आपको मेजर करनी चाहिए, ठीक है? कि ये सारी दिक्कतें आपको फेस ना होनी पड़े। अब ये तो हो गया हम ट्रांज़ैक्शनल रिस्क के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज रिस्क। देखिए आपको अब डाटा स्टोरेज रिस्क में ना आपकी इसमें भी हम रिस्क को जानेंगे कि क्या रिस्क होते हैं और हम इससे बचने के लिए कौन-कौन से मेजर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिस्क है उसका नाम है वायरस, जिसका फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है वायरस में, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? आपकी जो भी बैंक वैंक में या फिर मोबाइल में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, चोरी हो जाती है, मतलब क्लीन हो जाती है, मतलब पूरी रफ़ा-दफ़ा हो जाती है। और सेकंड चीज़ है हैम्पर फंक्शनिंग।
अब जिसमें भी वायरस जिस भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आ जाता है ना, तो उसके बाद आप देखना कि उस मोबाइल या पीसी की या आपके डेस्कटॉप की देखिएगा आपकी सिस्टम ना अच्छे से काम करना बंद कर देगा, ठीक है? अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये कहता है वायरस, ठीक है? अब दूसरा चीज़ है हैकिंग का जो रिस्क, डाटा स्टोरेज रिस्क में आपकी हैकिंग की भी एक रिस्क होता है। हैकिंग में क्या होता है? अनऑथराइज्ड एंट्री, मतलब ऐसी चीज़ आपके वेबसाइट या आपके डिवाइस में आ जाती है जिसका कोई पता नहीं है, ठीक है? मतलब इल्लीगल सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे एंटर हो जाती है, ठीक है? और सेकंड चीज़ है, ये आपकी जितने भी डाटा आपकी यहाँ पे होता है, ठीक है? वो सभी डाटा को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है? चोरी कर लेती है। तो इसे हम कहते हैं हैकिंग करना, ठीक है? अब ये वायरस और हैकिंग से बचने के लिए हम क्या करें? तो ठीक है, इससे बचने के लिए हम 3 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है क्राइम सेल। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे साइबर क्राइम फोरम्स को बना के रखा है। साइबर क्राइम फोरम्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ भी ऑनलाइन गलत होता है तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक तरीके की ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप की होती है क्राइम सेल, जहाँ पे हमारे साथ कुछ भी चीज़ गलत होता है ऑनलाइन, तो हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं और वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब सेकंड चीज़ है एन्क्रिप्शन। देखिए एन्क्रिप्शन क्या होता है, एन्क्रिप्शन मतलब ये आपके सारे मैसेज को एक कोड में बदल देता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मतलब जैसे आप देखते होंगे, आप अगर पेटीएम-वेटीएम चलाते होंगे तो क्यूआर कोड होता है, बारकोड होता है, ठीक है? तो वो उसके अंदर एक नंबर टाइप का होता है, वो लेकिन हम उस नंबर को एक कोड में चेंज कर देते हैं, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? इसे हम कहते हैं एन्क्रिप्शन करना, ठीक है? तो इससे कोई भी कुछ भी मैसेज को पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब थर्ड चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम एक सेंडर को ना, जो भी मतलब देने वाला है, ठीक है, सेंडर, हम उसे एक स्पेशल आइडेंटिटी दे देते हैं, ठीक है? तो उस आइडेंटिटी के थ्रू ही वो क्या कर सकता है, कुछ भी एक्सेस को कर सकता है, तो जिससे कहीं न कहीं ये सारी दिक्कतें नहीं आती। इससे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, आपने इसके बारे में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है? नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ थी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई-बिज़नेस में, जो कि अनूप ने पढ़ लिया। ठीक है? चलिए अगली क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अभी चलता हूँ, और आपको मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी वेबसाइट में आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। मतलब अगर आपको ई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखो, आपका जो भी कंप्यूटर है ना, आप अगर कोई भी कंप्यूटर के लिए ई बिजनेस अगर कोई भी ई बिजनेस आप चालू करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक अच्छा कंप्यूटर रहने की बहुत आवश्यकता है, मीन्स नीड है, ठीक है? और आपका कंप्यूटर किस तरीके का होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, उसमें अच्छी स्पीड होनी चाहिए, और उसमें एकदम टेक्नोलॉजी जो है रिसेंट में चल रही है वो होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ कैपेसिटी टू हैंडल बिजनेस, वो आपके बिजनेस को हैंडल कर पाए, वैसा टाइप का आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए अगर आप ई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। देखिए, जो भी आपका एम्प्लॉइज़ है ना, उसे हमेशा इंटरनेट को हैंडल और समझना आना चाहिए। वही बंदा क्या कर सकता है, ई बिज़नेस को चला सकता है। मतलब जैसे एम्प्लॉइज़ को आपको कोडिंग आना चाहिए, ठीक है? ये सारी कुछ टेक्निकल स्टफ्स है जो आपके एम्प्लॉइज़ को आनी चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कोडिंग, ठीक है? जैसे ठीक है, और इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ों को, जैसे मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट में किस तरीके से मार्केटिंग करना है, हर वो सारी चीज़ आपके एम्प्लॉइज़ को आनी चाहिए। थर्ड चीज़ है कंप्यूटराइज़ सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। और आप ई बिज़नेस चालू करें तो आपके पास एक कंप्यूटराइज़ सिस्टम ऑफ पेमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखे होंगे कि कोई-कोई जो पीपल
जिनकी दुकान होती है वो क्या करते हैं, जितना भी आप उनसे सामान लेते हो एक कॉपी में लिख देते हैं, है ना। तो वैसे ही आपका ई बिजनेस में क्या होना चाहिए, आपके पास इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, जितनी भी लोग आपसे, जितनी भी बायर्स या कस्टमर आपसे सामान खरीद रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके डाटा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने आप पेमेंट मिल जानी चाहिए। और सेकेंड और तीसरी चीज़ ये जो आपको जाननी है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई भी कस्टमर गलती से आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दे तो वो एक्स्ट्रा पैसा वापस कस्टमर के खाते में या फिर अकाउंट में चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वेल डिजाइंड वेबसाइट। देखिए जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए ना वो वेल डिज़ाइन होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट में इंटरफेस जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हाइपर लिंक्स होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हर वो सारी चीज़ की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जैसे हमारी businessvidya.co.in में चले जाइए, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आपको देखिएगा वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, हाइपर लिंक्स मिल जाएगी, पिक्चर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अस मिल जाएगा। और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स सब तो अभी हम फिलहाल नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, बेचेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट्स के प्राइस वाइज को लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी सी वेबसाइट होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। देखिए जो आपका इंटरनेट फैसिलिटी है ना वो एकदम अच्छा होना चाहिए और उसमें स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप अच्छा ई बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने ई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको अपने ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको हमारी नोट्स वेबसाइट में अवेलेबल मिलेंगी, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि आपको अगर सारी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल लोनारे और मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत ही इजी और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, ओके, फ्यूचर के लिए भी। सो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है। सपोज करना कि एक कंट्री है, ओके, और यहाँ पर ये बाकी कंट्रीज भी है, ठीक। अभी मैं आप सभी को समझाता हूँ कि बीपीओ मतलब होता क्या है। देखो ये कंट्री और ये बाकी सब कंट्री है, ओके। तो जब बीपीओ एक, अब जी जो बीपीओ जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आखिर ये क्या होता है मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर एक इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति, एक कंट्री में रहने वाला व्यक्ति और उस कंट्री की कोई भी फर्म जब कोई और कंट्री की हेल्प से अपने काम को करती है, उस प्रोसेस को, उस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। और एक बार मैं आप सभी के सामने रिपीट करता हूं जो चीज मैंने कहा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर एक कंट्री के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल या फिर उस कंट्री का रहने वाली एग्जिस्टिंग कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जब कोई और कंट्रीज की हेल्प से अपनी कोई भी काम को कंप्लीट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। तो ये था बेसिक कंसेप्ट बीपीओ के पीछे। अब मैं आपको जैसी डिसएडवांटेज एडवांटेज सारी चीज बताऊंगा तो हम लोग इसके डीप में और करते जाएंगे, ओके। तो चलो बीपीओ के बारे में समझते हैं। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक छोटा सा नाम होता है बीपीओ। जैसे हर व्यक्ति का भी अपने घर में छोटा सा नाम होता है ना, जिसको उसके पेरेंट्स रख देते हैं, सो लाइक वैसे ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भी एक छोटा सा नाम है बीपीओ। तो हम बीपीओ कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को बता रहा है, ओके। तो अब इसकी मीनिंग जानते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की मीनिंग। तो मीनिंग भी जो चीज मैंने यहां पर बताई है वही चीज मीनिंग भी होगी, देखना। अब बीपीओ की मीनिंग क्या कहती है। बीपीओ रिफर्स टू गेटिंग बिजनेस टास्क डन थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी या फिर कंट्री, ठीक। तो बीपीओ एक ऐसे बिजनेस है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने जितने भी बिजनेस के टास्क है
उसको कंप्लीट कर देते हैं। डन मतलब कंप्लीट कर देते हैं कोई भी आउटसाइड एजेंसी या कंट्री से, मतलब कोई भी बाहर की कंट्री से जब हम अपने बिजनेस का टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, उनके थ्रू, उनकी हेल्प से कंप्लीट कर लेते हैं, सो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ रिफर्स टू गेटिंग बिजनेस टास्क डन थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी या फिर कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आउटसाइड एजेंसी या कंट्री मतलब हमारी कंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री है, जब आप उनकी हेल्प से अपना बिजनेस का जितना भी टास्क है, जब आप उस अपने बिजनेस का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं इनके थ्रू, तो हम उसे क्या क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक, तो अब मुझे और एक चीज आप सभी के साथ शेयर करनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बीपीओ कंपनीज इन इंडिया, इसका मतलब क्या है ना, ये आप सभी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये बीपीओ क्या है, मतलब बीपीओ कंपनीज इन इंडिया का मतलब हमारी इंडिया कंपनी में ऐसी कौन कौन सी बीपीओ कंपनी है, वो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे वाइप्रो बीपीओ, इन्फोसिस बीपीओ और जेंटा, राइट, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बहुत कम लिखा है। अब जी एग्जाम्स में ना आपको इसके बारे में बहुत पूछते हैं, आपके भली बुक में नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन क्या जो भी आपके एग्जाम्स या जो भी स्कूल सेल जहां भी आप एग्जाम्स देंगे या टेस्ट देंगे, जो भी वॉट एवर, सो वहां पर ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कि इंडिया में कौन कौन सी बीपीओ कंपनीज हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, यही सबके नाम बस लिख देना है। ओके, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ 2 ही पूछते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है। ओके, अब आगे जानते हैं स्कोप के बारे में। आखिर ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करने का क्या मकसद है, आखिर क्यों बीपीओ सर्विस हमें ये सब सर्विसेज देती है, क्यों ये सब जितनी भी बीपीओ बिजनेस है, आखिर ये ऐसी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। ध्यान से सुनना, बीपीओ जो है वो हमें ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका स्कोप क्या होता है। सो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। देखो ये क्या कराता है, देखो अगर मैं इसको आपको माइनर टर्म्स में बताऊं तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही बीपीओ जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, हमारी कॉल सर्विसेज में हेल्प करती है। अगर मैं इसको आपको कॉल सर्विस भी ना बोलूं तो आप इसे कॉल सेंटर से समझ जाएंगे, कॉल सेंटर। ठीक, अब समझ गए होंगे कि अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, कॉल सेंटर आप सभी जानते हैं। तो देखो जितनी भी बीपीओ कंपनीज होती है ना, वो हमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करके देती है। जब जैसे आप सभी जानते होंगे, जैसे बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज है, बहुत सारी अदर कंपनीज है जो इंडिया में अपने कॉल सेंटर खोली हुई है ना, जो अगर कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट या कुछ भी चीजों पे दिक्कत आ गई तो वो क्या करते हैं, कस्टमर कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम है वो इनके साथ शेयर करते हैं और ये उनका सॉल्यूशन बताते हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। तो ये जो कॉल सर्विस या कॉल सेंटर जो होता है, ये आपको 24 आवर्स एंड 7 डेज, मतलब पूरे वीक के 7 दिन और पूरे 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बीपीओ का एक बेसिक सर्विस देने का मोटिव। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी भी आपने ऊपर बीपीओ कंपनीज देखी है, वैसे बहुत सारी होती है, ओके, तो इनका जो 70% रेवेन्यू है ना, इनका जो 70% रेवेन्यू है वो कॉल सेंटर से ही आ जाता है। शायद आपकी बुक में भी लिखा हो, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। ओके, 70% रेवेन्यू जो होता है जो भी बीपीओ कंपनी का, वो सिर्फ कॉल सेंटर से ही आता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सेल्स। अब कॉन्ट्रैक्ट सेल्स क्या होता है, देखो जैसे ही कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट को बेच देती है मार्केट में, है ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें क्या कभी कभी कोई कोई सर्विस में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे अगर आपका डेल का कोई भी लैपी है, कोई भी कंपनी का लैपी है, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई भी कंपनी का लैपी, अगर आपको प्रॉब्लम आ गया, है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी वहां पर कॉल सेंटर है, वहां पर जो भी कॉन्टैक्ट सेलर है उसको कॉल करोगे, राइट। तो बीपीओ क्या करता है, यही सारी चीजों को आपको मतलब सर्विस देता है। जैसे देखो, जैसे कोई कोई बाहर की कंपनीज इंडिया में है,
राइट। कोई कोई बाहर की कंपनीज क्या करती है, इंडियन बीपीओ की हेल्प लेती है ना, क्योंकि जो भी बाहर की कंपनीज है उनको पता है कि इंडिया में जो भी लेबर्स हैं, राइट, जितने भी टेक्निकल लेबर्स हैं वो सब बहुत चीप है। और बाकी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज को ये भी पता है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयड पीपल बहुत सारे हैं, तो उनको ये भी पता है कि लोगों को इंडिया में जॉब चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार इंडिया में अगर जॉब देंगे ना तो सब इजिली ले पाएंगे, राइट। तो वो क्या करता है, बेसिकली कॉल सेंटर्स यहाँ पर रखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपना कॉल सेंटर खोल के रखते हैं कि जो भी कस्टमर्स कोई भी वर्ल्ड में कितनी भी दिक्कतें हो, सो वो क्या कर दे, कॉल सेंटर्स के थ्रू से जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कर दे, है ना। तो कभी कभी टेक्निकल सर्विस और टूल सपोर्ट ये सब के लिए भी क्या हो जाता है, इसकी कॉल सेंटर मतलब बीपीओ की हेल्प ले लेते हैं, राइट। अब जी जो बीपीओ रहती है ना वो और किस में हेल्प करती है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग बुक्स एक्सेट्रा। देखो जैसे बहुत सारी अमेरिकन कंपनी है, राइट, तो वो सब क्या करती है, इंडिया को एक काम दे देती है। वो कहती है कि जितने भी जैसे अमेरिका की कंपनीज है वो क्या करती है, इंडिया में अपना अकाउंट्स को भेज देती है और बोलती है कि आप इंडिया को बोलती है, इंडिया की जितनी भी बीपीओ कंपनीज है उनको बोलती है कि तुम ये हमारे लिए अकाउंट्स का ये सब काम कर देना। अब आप सभी को पता है कि अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, राइट। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीजें यही सारी चीजें, बैंक अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, आप सभी पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब क्या है, रूटीन वर्क है, जैसे जर्नल लेजर बनाना, ये सब क्या होता है, रूटीन वर्क होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब क्या होता है, रूटीन वर्क रहता है जो आपको हमेशा, क्योंकि हर बिजनेस में ना 10,000, 10,000, 10 लाख तक ट्रांजैक्शंस डेली होती है। सो वो एक तरीके का रूटीन जॉब होता है जिसे आपको हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ये सब काम को बीपीओ को दे देती है। सो वो बेसिकली क्या करती है, इंडिया की बीपीओ कंपनीज को ज्यादा चुनती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर लेबर अनएम्प्लॉयड है लेकिन बहुत टेक्निकल है, तो वो ये सब काम हमें दे देती है, राइट। तो इसलिए भी ये सभी इसमें भी बीपीओ क्या करती है, हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम्स में हमेशा 3 मार्क्स में सिर्फ यही पूछता है कि स्कोप क्या होता है बीपीओ का। सो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। देखो अब जो पहला पॉइंट है एडवांटेज में, वो कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक बेस्ट एग्जांपल चुना है। देखो अगर मान लो कि आपके पास एक दिन बाकी है और कल आपका एग्जाम है ना, लेकिन जो आपका दिन बाकी है, मतलब आपका कल एग्जाम है, तो आज के दिन आपका 2 काम है, आपको होमवर्क भी करना है और आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आपको एक दिन में 24 आवर्स में आपके लिए 2 बर्डन है जो आपको कंप्लीट करना है। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं होमवर्क करने बैठी तो मेरा बहुत सारा टाइम होमवर्क में चले जाएगा, जिसके कारण मैं अपना टेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मतलब टेस्ट मेरा जो कल टेस्ट है उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। और आपको ये भी चीज पता है कि अगर मैं 24 आवर्स पूरा टेस्ट के लिए अच्छे से, मतलब 24 में से पूरा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं एक दिन में अगर मैं 5 या 6 7 घंटा भी अगर पूरे टेस्ट को लेकर अच्छे से पढ़ लूं तो शायद मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन आपके पास एक ही दिन है और जहां पर आपके 2 काम करने हैं। तो आपने सोचा कि यार जो मेरा होमवर्क का काम है ना, वो काम ना मैं अपनी मम्मी को कह देती हूँ। तो आप अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी प्लीज आप ना मेरा होमवर्क कर दो। तो मम्मी आपकी मान गई और मम्मी ने आपका होमवर्क कर दिया, राइट। तो आपने क्या कर रहे हो, यहाँ पर अपना होमवर्क का टास्क अपनी मॉम के साथ शेयर कर रहे हो, राइट। तो जितना भी एक दिन में जो टाइम है वो आपको पूरे टेस्ट के प्रिपेयर होने के लिए मिल गया, है ना। अब आपका होमवर्क का बर्डन नहीं है, आपको होमवर्क का बर्डन नहीं है। अब आप क्या सिर्फ टेस्ट में कंसंट्रेट कर सकते हो, अब आप अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो वैसे ही हर कंपनीज क्या करती है, जो भी उनका डेली का काम है, ठीक, वो क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, मतलब बाहर की कंपनीज, मतलब बाहर की कंट्री की जितनी भी बीपीओ कंपनीज है उनसे करवा लेती है। जो भी
कंपनीज रहती है वो क्या करती है, अपने रूटीन वर्क को क्या कर लेती है, बाहर की मतलब बाहर की जितनी भी बीपीओ कंपनी है, अदर कंट्रीज की जितनी भी बीपीओ कंपनी है उनके साथ करवा लेती है, और वो क्या करती है, इससे अपना इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर लेती है। क्योंकि देखो हर कंपनीज के पास भी, जैसे यहाँ पर भी बर्डन था एक दिन में, वैसे हर कंपनीज के पास भी अपना बर्डन होता है, राइट। उनको कुछ कुछ चीजें रेगुलर बेसिस में करना पड़ता है, तो वो क्या कर देते हैं, टाइम बचाने के लिए अपने रूटीन वर्क को कोई और कंट्री की जितनी भी बीपीओ कंपनीज है उनको दे देते हैं, और मेन काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क वो खुद करते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, बीपीओ की हेल्प से उनको क्या एक एडवांटेज ये मिल जाता है हर कंपनीज को, कि जब वो अपना रूटीन वर्क उनको दे देती है ना, तो उनका बहुत सा टाइम बच जाता है। अब उस टाइम में वो क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट वर्क में फोकस करते हैं, है ना। तो यही होता है बीपीओ का सबसे बड़ा एडवांटेज, ठीक है। तो जो भी जो मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने रूटीन वर्क को बाहर वाली कंपनियों से करवा लेती है, और उस टाइम में जो रूटीन वर्क वाले जो एक्स्ट्रा टाइम जो उनके पास बच जाता है, वो पूरा टाइम वो क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट वर्क में लगा देती है। तो सेम चीज आप देखेंगे तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मतलब कोई भी कंपनीज हो, नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज हो, जो भी कंपनीज है वो क्या करती है, अपना रूटीन टास्क को आउटसोर्स कर देती है, मतलब बाहर की बीपीओ कंपनी से अपना रूटीन वर्क को करवा लेती है, और क्या करती है वो, उसके कारण वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क में कंसंट्रेट करती है। तो सबसे बड़ा यही एक बीपीओ का एडवांटेज होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है, रिडक्शन इन कॉस्ट। अब देखो जो भी कंट्री अपना काम बाहर वाली बीपीओ कंपनी से करवाती है, उसका क्या हो जाता है, कॉस्ट बच जाता है, और उनका बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्केल बढ़ जाता है। देखो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप सभी को पता है कि $1 जो है हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से रुपीज 68, 69, 70 समथिंग अप्रॉक्स फ्लैक्चुएट होता रहता है, ठीक, ऊपर नीचे होता रहता है। सो ये क्या शो करता है कि जो अमेरिका है वो हमसे ज्यादा रिच है और ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। तो अगर अमेरिका अगर अपने कंट्री के पीपल से जब काम करवाएगी ना, तो उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन वो जब अपने से चीप कंट्रीज, अपने से कम एक्सपेंसिव कंट्री लाइक इंडिया से करवाएगी ना अपना काम, तो उन्हें सस्ता पड़ जाता है। ओके, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, बीपीओ मतलब आउटसोर्सिंग की हेल्प से क्या करती है, बाहर की जितनी भी चीप कंपनीज होती है उनसे अपना काम करवा लेते हैं, जिससे उनका कॉस्ट बच जाता है, कम हो जाता है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्केल में अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो हेल्प्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास हेल्प्स इन अवॉइड लेबर प्रॉब्लम। अब कोई कोई कंट्रीज में ना लेबर की प्रॉब्लम होती है, शॉर्टेज होती है, तो वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, मतलब बाहर की कंट्री की जितनी भी बीपीओ कंपनीज है या फिर बाहर की कंपनी के एम्प्लॉयज को ला लिए, तो उनका जितना भी लेबर का शॉर्टेज है ना वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो ये है हेल्प्स इन अवॉइड लेबर प्रॉब्लम, तो ये लेबर की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। अब बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब देखो, अब आप बीपीओ की जैसी हेल्प लेते हो ना, तो बीपीओ कंपनी ना अपने पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रखती है, अपने एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब उनके पास हर चीज एकदम अच्छी सी होती है ना। तो वो क्या करती है, आपका काम बहुत जल्दी से करती है। अगर आप बीपीओ कंपनीज को दोगे ना, तो अपना जो भी काम सो वो आपको हर काम बहुत स्पेशली मतलब बहुत स्पेशलाइजेशन के साथ करवा के देगी, और इसके साथ साथ हर काम एकदम प्रॉपर वे से करवा के देगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट हो जाते हैं आप जब बीपीओ की हेल्प लेते हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि हर चीज का एडवांटेज तो रहता है, लेकिन उसके साथ लिमिटेशंस भी रहते हैं, ठीक। तो वैसे ही बीपीओ का लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेसी, सीक्रेट। जरूरी थोड़ी है कि जिस भी कंपनीज को आप मतलब आउटसोर्स कर रहे हो, जिस भी कंपनी को आप अपना काम दे रहे हो, वो कंपनी आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो लीक ना करे, कर भी सकती है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जब आप कोई भी कंपनी का आउटसोर्स करने के लिए देते हो ना, तो वो आपके इंपॉर्टेंट डाटा को लीक भी कर सकती है, पॉसिबिलिटी रहती है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हो, लेकिन हो भी तो सकता है, हो गया तो आपका पूरा बिजनेस चौपट। ओके, तो ये होता है एक लिमिटेशन का पार्ट। अब सेकेंड पॉइंट है स्विच शॉपिंग। देखो जो बीपीओ कंपनीज है ना, वो आपको सिर्फ रूटीन वर्क में हेल्प करती है। देखो जैसे रेगुलर काम क्या हो गया, आपका अकाउंटिंग, जैसे बाहर की कंपनीज हमें क्या दे देती है, अकाउंट्स बनाने, तो वो हमें पूरा डाटा नहीं करती, प्रॉफिट कितना हुआ ये सब काम नहीं करती, वो सिर्फ हमें जनरल का काम देती है, लेजर का काम देती है, जो रूटीन वर्क का काम है ना, ऐसी हल्का फुल्का काम देती है। तो आप जब बीपीओ की हेल्प लेते हैं ना, तो आपको ना स्किल मिलता है,
ना तो आपकी इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जो बीपीओ कंपनीज है वो क्या करती है, रूटीन वर्क में हेल्प करती है, ठीक है, जिससे सिर्फ कॉस्ट कम होता है, लेकिन ना आपको स्किल मिलती है ना आपको कुछ फायदा होता है इससे। ओके, तो ये सबसे बड़ा स्वीट शॉपिंग का डिसएडवांटेज होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जी जो यही दो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जी अगले दो पॉइंट्स है वो ये कहते हैं प्रोटेस्ट इन होम कंट्री। देखो, जिस भी कंट्री में अगर लेबर की शॉर्टेज है तो वो अगर बाहर की कंपनी से या बाहर की जितनी भी बीपीओ कंपनी से उनसे अपना काम करवाएंगे तो चलता है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि अगर इंडिया में इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स है, बट आप स्टिल अगर आपने एक बिजनेस चालू किया और आपको टेक्निकल लोगों की जरूरत है, तो आप अगर इंडिया के लोगों को नहीं दोगे जॉब और बाहर के लोगों से आप मतलब काम करवाओगे, ठीक, तो क्या हो जाएगी कंट्री में बहुत मतलब फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि भाई जब घर मतलब जब कोई कंट्री का ही जब पीपल को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, मतलब हर कंट्री के पीपल को एम्प्लॉय नहीं करके बाहर की कंट्री के पीपल को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो क्या हो जाता है एक तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एथिकल कंसर्न। ये क्या करता है, कभी कभी चाइल्ड लेबर ये सारी चीजों को भी क्या करता है, इंकरेज करता है। सो बहुत कम केस होता है लेकिन ये इंकरेज करता है एक तरीके से। तो ये हो गए लिमिटेशंस के 4 पॉइंट, ठीक। तो होप करता हूँ आप सभी ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर मैं आपको केपीओ के बारे में बताऊंगा। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल लोनारे और मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो आज का जो है ना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम शॉर्ट में केपीओ कहते हैं। ये सबसे छोटा सा टॉपिक है और सबसे इजी सा भी टॉपिक है, ठीक है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि आखिर ये केपीओ होता क्या है। देखो, पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में बताया था, राइट। सो ये जो केपीओ भी होता है ना वो भी एक तरीके का सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, जब ये सपोज करना कि एक कंट्री है, ये डब्बा एक कंट्री है और ये बाकी डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, ये बाकी अदर कंट्रीज हैं। तो मान के चलो जब ये एक कंट्री का कोई भी पर्सन और उस कंट्री का कोई भी फर्म जब कोई और कंट्री को मतलब कोई और कंट्री के साथ नॉलेज शेयर करता है, जिस नॉलेज के थ्रू वो अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइप के बिजनेस को हम केपीओ कहते हैं। और एक बार मैं आप सभी को से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब एक कंट्री का कोई भी पर्सन या उस कंट्री का कोई भी फर्म जब कोई और कंट्री के फर्म या कोई भी और कंट्री के पीपल को अपनी नॉलेज देता है, जिस नॉलेज के थ्रू वो अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। होपफुली आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब लेकिन इसको आपसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक सा एग्जांपल देते देता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका यूट्यूब, ठीक। यूट्यूब इसका समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब का। अब ये यूट्यूब का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखो, जब मैं आप सभी आज मेरे चैनल पे हो, राइट, आप सभी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पे क्लिक किए हो और आप मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो जैसे ही आप जितने भी देख रहे होंगे मेजोरिटी में वो शायद इंडियंस पीपल होंगे, ठीक, इंडिया के पीपल होंगे, सब इंडियंस होंगे मेजोरिटी में। लेकिन जब मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ ना, तो वहां पर सिर्फ 85% जो पीपल है वो इंडिया से देखते हैं और रिमेनिंग जो पूरे 25% जो पीपल है, मतलब यहाँ पर 75 है यार, मैं भी मिस्टेक कर दिया, सॉरी। देखो, तो जब मैं अपने YouTube स्टूडियो को खोलता हूँ ना, तो YouTube स्टूडियो में 75 जो परसेंट है वो सिर्फ इंडियंस का दिखाता है, और जो रिमेनिंग पूरा जो परसेंट है 25%, ये क्या का के मतलब बेसिकली पाकिस्तान से दिखाता है, ठीक, पाकिस्तान से दिखाता है, कैलिफोर्निया से दिखाता है और जर्मनी से दिखाता है, और कभी कभी जो है दुबई से भी दिखाता है। और
जैसे कैलिफोर्निया में तो मेरी सिस्टर है, सो वहां से वो देखती है, ठीक। और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, जर्मनी से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। मतलब देख रहे हो, मैं यहाँ इंडिया में इस लेक्चर को बना रहा हूँ, लेकिन इस लेक्चर को देख तो और भी कंट्री के लोग रहे हैं, राइट। तो ये होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यूट्यूब बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां पर आप हर कंट्री का कोई सिटीजन अपनी चीजों को शेयर करता है, जहां पर डिफरेंट, उस कंट्री को छोड़ के जितने भी डिफरेंट कंट्रीज है, वो उसकी लेक्चर्स को या जो भी वीडियोस को, जो भी है व्लॉग बना रहा है, टेक से रिलेटेड चैनल बना रहा है, जिस जिस भी टाइप से चीज बना रहा है, ठीक है। तो आप उसकी वीडियोस को देखते हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप उसकी नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना। तो यही चीज होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैं तो इंडिया का हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ, और इंडिया के लिए बेसिकली बना रहा हूँ, लेकिन इसका यूज पाकिस्तान भी कर रहा है, कैलिफोर्निया भी, मतलब यूएस भी कर रहा है, राइट। जर्मनी के भी पीपल देख रहे हैं, है ना। तो ये होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अब इसकी अगर मीनिंग से जाएंगे तो ध्यान से देखना। इन केपीओ मतलब, इन केपीओ फर्म, देखो, जब कोई भी फर्म, जब बाहर की कोई भी फर्म को या एजेंसी को या फिर कंट्री को नॉलेज देता है या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि उनका काम कंप्लीट हो जाए, उस प्रोसेस को हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में केपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? केपीओ कहते हैं। ओके। जब कोई भी फर्म, बाहर की फर्म, एजेंसी, कंट्री को अपना नॉलेज या इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि उनका वर्क जो है कंप्लीट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? केपीओ कहते हैं। यूट्यूब इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। अब फीचर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला फीचर है क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट्स। देखो, अब कोई भी पीपल की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब वो नॉलेज गेन करेगा, जब वो बंदा की पोजीशन इंक्रीज होगी, है ना। जब पहले जॉब नहीं करता था, अब जॉब कर रहा है, अब जॉब करने लगा, अब उसके बाद उसको प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया तो उसकी क्या हो रही है? हर जगह वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नॉलेज, पहले जैसे अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी एक तरीके से वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। और आप क्या, मेरे लिए एक तरीके की क्लाइंट हो, कस्टमर हो, है ना, कह सकता हूँ। सो देख रहे हो, आप क्या हो? मेरे लिए कितने के कस्टमर्स हो, तो आपकी मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। वैसे ही केपीओ में भी क्या होता है, आप तो इंडियंस हो, वैसे ही बाकी भी कंट्रीज के लोग देख रहे हैं। ओके। तो वो भी एक तरीके से जो काम आप कर रहे हो, वो भी काम क्या कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं, राइट। तो वो भी क्या कर रहे हैं? एक तरीके से अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है केपीओ इन्वॉल्व्स एडवांस थिंकिंग, टेक्निकल स्किल एंड डिसीजिव जजमेंट। सही बात है यार। केपीओ को मतलब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जिसको सही में नॉलेज हो, तभी तो जाके नॉलेज शेयर करेगा। जैसे अगर आप जानते नहीं हो या फिर जानते हो, तो बाहर से कभी कभी लोग आते हैं हमारी कंट्री में उनकी नॉलेज शेयर करने के लिए, है ना। कभी कभी हमारी कंट्री के कोई पीपल जाता है अदर कंट्रीज में अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, है ना। तो ये होता है केपीओ। लाइक आप सभी जानते होंगे कि वैदिक मैथ्स हमारे यहाँ फेमस है, तो बाहर की कंट्रीज वाले लोग बुलाते हैं कि भाई वैदिक मैथ्स वाले टीचर्स को कि जाओ और फॉरेन कंट्रीज में भी जितने लोग हैं उनको भी मतलब वैदिक मैथ्स के बारे में बताओ कि उनकी भी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए, है ना। तो ये सब क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है। तो केपीओ जो भी करता है ना, उसको खुद की नॉलेज, मतलब उसको एक एडवांस थिंकिंग की जरूरत होती है और टेक्निकल स्किल और डिसीजिव जजमेंट की जरूरत होती है। अब केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी। अब सबसे पहले तो ये जाने कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट को कम करना, वेस्टेज को कम करना और आउटपुट को ज्यादा बढ़ाना। इसका मतलब जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, जिसमें वेस्टेज कम हो, लेकिन उसका जो आउटपुट निकले, जो फाइनल गुड्स बन के निकले, वो क्या हो? एकदम अच्छा हो। तो ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। तो केपीओ क्या करता है? इंक्रीज एफिशिएंसी, हर लोगों की क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है ना। एंड रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। अगर मैं आप सभी को एक चीज बताऊं कि यहाँ पर आप सभी एक काम कर सकते हो, केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी को ना, ये थर्ड पॉइंट रहने दो, और एक काम करो कि ये जो कॉस्ट सेविंग वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ना आप फोर्थ पॉइंट दे दो।
आप सभी के लिए अच्छा होगा कि एग्जाम्स में अगर पूछ लिए तो फोर्थ पॉइंट बताओ करके, सो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो केपीओ इंक्रीज एफिशिएंसी, और जो फोर्थ पॉइंट है वो कॉस्ट सेविंग के लिए हेल्प करता है। ठीक, अगर मैं इसको आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो आप सब भी आपके स्कूल्स में इंग्लिश सिखाते होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी होंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग बच्चों को आज भी नहीं आती होगी इंग्लिश बोलनी, है ना। भली इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो या ना हो, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब में वो सर्च करते हैं, बहुत सारे अमेरिकन टीचर या जो भी टीचर्स होंगे बाहर की कंट्रीज के जो इंग्लिश सिखाते होंगे, ठीक, तो वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। तो मतलब आप देखोगे तो केपीओ, देखो आप केपीओ का यूज कर रहे हो, राइट, यूट्यूब का यूज करते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, है ना। लेकिन आपने स्कूल में भी पैसा लगाया तो आप क्या करते हो, वहां पर वेस्टेज कर दियो, राइट। तो जिससे जब केपीओ का आप यूज करते हो ना, तो आपकी कॉस्ट कम होती है, वेस्टेज कम होती है, और आपको आउटपुट अच्छे से अच्छा मिलता है। जैसे ये केपीओ का जो टॉपिक है ये आपकी स्कूल में भी बताया होगा, लेकिन आज आज एग्जाम्स के एक महीने पहले, जितने भी दिन के पहले आप ये टॉपिक खोल के मेरे चैनल में आए हो और इसको समझने के लिए आए हो, राइट। तो यहाँ पर आपको कोई पैसा ही लग ही नहीं रहा है, आपसे ना मैं कोई पैसा ले रहा हूँ, दे भी रहा है तो मुझे यूट्यूब दे रहा है, वो भी बहुत कम पैसा दे रहा है, राइट, लेकिन दे तो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका फायदा है, या आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। जैसे हमने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का यूज किया, आपकी कॉस्ट कम हो गई, वेस्टेज कम हो गया, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा, आउटपुट, फाइनल जो एडवांटेज है वो आपको मिला, है ना। तो ये होता है केपीओ के बारे में, ना इसका एडवांटेज पूछा जाता है ना डिसएडवांटेज पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, है ना। अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो एक बार बता देना, मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक। इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, और आप सभी से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड, आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी। और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंड मेक मनी के बारे में। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है, और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। दोस्तों, केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12 के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं, जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा, आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दिया। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके
आप वापस एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जांपल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर पीडीएफ का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस फोन बिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या मैक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बीइंग कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस पीडीएफ को खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में है। ठीक है, फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो कि ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज़ आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी 1 हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते-करते, 2 हफ्ता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी। अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो क्लिक यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्टा, इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगो में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए, आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बीइंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। फिर यहाँ से वही नोट्स का अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बहुत और भी अच्छा है। ठीक है, ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में,
और बस आपको एंटर कर देना है। तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ क्लिक करना है। आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स, मुझे आपको बतानी थी। होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।